हेलो स्टूडेंट, मैं डॉक्टर रमेश कुमार तंबोली, रिटायर्ड प्रोफेसर ऑफ जूलॉजी, रायगढ़। आज के इस वीडियो लेक्चर सेशन में आप सभी का स्वागत करता हूं। आज हम शहीद नंद कुमार पटेल विश्वविद्यालय रायगढ़ के बीएससी सेमेस्टर 3 सब्जेक्ट जूलॉजी, पेपर टाइटल डाइवर्सिटी ऑफ इनवर्टिब्रेट्स, जिसकी परीक्षा दिसंबर 2025 में प्रस्तावित है, उसके लिए परीक्षा पर चर्चा करने जा रहे हैं। परीक्षा की तैयारी कैसे करें, इसके अंतर्गत हम आज पार्ट 1 में यूनिट 1 और यूनिट 2 के अंतर्गत जो टॉपिक हैं उनसे संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों के बारे में मार्गदर्शन करने जा रहे हैं। आइए हम देखें शहीद नंद कुमार पटेल विश्वविद्यालय रायगढ़ का बीएससी सेमेस्टर 3 जूलॉजी का पाठ्यक्रम जो एनईपी के तहत 2025-26 में प्रभावशील है। यूनिट 1 के अंतर्गत जो चैप्टर सम्मिलित किए गए हैं उनकी विस्तृत जानकारी यहाँ पर प्रदर्शित हो रही है। इसी तरह यूनिट 2 के अंतर्गत जो टॉपिक सम्मिलित हैं वो यहाँ पर प्रदर्शित हो रहे हैं। तो आज हम परीक्षा पर चर्चा के पार्ट 1 के अंतर्गत हम यूनिट 1 और यूनिट 2 से संबंधित जो महत्वपूर्ण प्रश्न हैं उनके संदर्भ में आपका मार्गदर्शन करने जा रहे हैं। कुछ महत्वपूर्ण बातें जो मैं परीक्षा पर चर्चा प्रारंभ करने से पहले आपसे करना चाहता हूं वो इस तरह से हैं। सबसे पहले तो पिछले सेमेस्टर की परीक्षा में आपने जो सफलता प्राप्त की है उसके लिए आप सभी को शानदार बधाई देना चाहता हूं। यहाँ यह ध्यान रखना जरूरी है कि पाठ्यक्रम नया है, अतः प्रत्येक टॉपिक का अध्ययन आवश्यक है। अध्ययन के महत्वपूर्ण बिंदुओं को अवश्य ध्यान देना चाहिए। प्रत्येक टॉपिक के महत्वपूर्ण लाइनों में ऑब्जेक्टिव प्रकार के प्रश्न तैयार करने चाहिए। प्रत्येक टॉपिक से बनाए गए जो ऑब्जेक्टिव प्रश्न हैं उनके साथ उनके सही उत्तर भी लिख लेना चाहिए। प्रत्येक यूनिट के टॉपिक का विस्तार से अध्ययन करें तथा जो एसे टाइप या निबंधात्मक प्रश्न हैं उनकी तैयारी करें। निबंधात्मक प्रश्नों के उत्तरों को निर्धारित समय सीमा में लिखकर अभ्यास कर लें ताकि परीक्षा के दरमियान कोई भी प्रश्न छूटने ना पाए। यहाँ पर विशेष तौर पर मैं ये बात कहना चाहता हूँ कि ऑब्जेक्टिव प्रकार के प्रश्न और जो लघु उत्तरीय प्रश्न होते हैं वो कम समय में बेहतर स्कोर करने का अवसर देते हैं। इसलिए चैप्टर को या पाठ्यक्रम को विस्तार से अध्ययन करना चाहिए और उसमें जो महत्वपूर्ण प्रश्न बनते हैं उन प्रश्नों के साथ उनके उत्तर भी अपने नोटबुक पर जरूर दर्ज कर लेना चाहिए। प्रश्न पत्र का जो प्रारूप है या प्रश्न पत्र की जो योजना है विश्वविद्यालय की, आइए हम उसके बारे में देखें। यह प्रश्न पत्र आपका 3 घंटे का होगा और उसमें कुल 70 नंबर होंगे। प्रश्न पत्र की योजना इस तरह से है। प्रश्न पत्र में 2 खंड होंगे, खंड ए और खंड बी। खंड ए में जो प्रश्न पूछे जाएंगे उनके क्रमांक इस तरह से हैं। क्वेश्चन 1 या प्रश्न पहला ये सभी यूनिट से मिलाकर के पूछा जाएगा। इसके अंतर्गत जो प्रश्न पूछे जाएंगे उनकी कुल संख्या होगी 10
और जो इस खंड में प्रश्न पूछे जाएंगे वो सभी ऑब्जेक्टिव या वस्तुनिष्ठ प्रकार के होंगे। ऐसा भी हो सकता है कि जो एग्जामिनर है, परीक्षक है, वो वेरी शॉर्ट आंसर वाले प्रश्न भी पूछ सकता है, अर्थात ऐसे प्रश्न जिनके उत्तर 1 या 2 लाइनों में पूर्ण हो जाते हैं। प्रत्येक प्रश्न में 1 अंक होगा और इस खंड के 10 प्रश्नों को हल करना अनिवार्य होगा। प्रत्येक प्रश्न में 1 अंक है। इस तरह कुल अंक प्रश्न क्रमांक 1 में हो जाएंगे 10। खंड ए या सेक्शन ए का जो दूसरा प्रश्न है, यह भी सभी यूनिट से मिलाकर पूछा जाएगा। प्रश्न क्रमांक 2 में कुल 5 प्रश्न पूछे जाएंगे और ये सभी प्रश्न लघु उत्तरीय या शॉर्ट आंसर वाले होंगे। प्रत्येक प्रश्न में 4 अंक होगा और इन सभी प्रश्नों को हल करना आवश्यक होगा। इस तरह प्रश्न क्रमांक 2 में कुल 20 अंक होंगे। सेक्शन बी या खंड बी, इसमें 4 प्रश्न होंगे। प्रश्न क्रमांक 3 या क्वेश्चन नंबर 3, इसमें यूनिट 1 से प्रश्न पूछा जाएगा। प्रश्न क्रमांक 4, इसमें यूनिट 2 से प्रश्न पूछा जाएगा। इसी तरह प्रश्न क्रमांक 5 में यूनिट 3 से प्रश्न पूछा जाएगा और प्रश्न क्रमांक 6, इसमें यूनिट 4 से प्रश्न पूछा जाएगा। यहाँ पर ध्यान देंगे कि प्रत्येक यूनिट से 2 प्रश्न पूछे जाएंगे और इन दोनों प्रश्नों के बीच में इंटरनल चॉइस होगी, अर्थात पूछे गए 2 प्रश्नों में से किसी एक प्रश्न को हल करना होगा। ये सभी जो प्रश्न होंगे ये डिस्क्रिप्टिव टाइप के होंगे या निबंधात्मक प्रकार के होंगे। प्रत्येक प्रश्न में 10 अंक होगा और जो प्रश्न हल करने हैं उनकी संख्या इस तरह से है। प्रत्येक यूनिट में 2 प्रश्न पूछे जाएंगे और उन 2 प्रश्नों में से कोई एक प्रश्न हल करना आवश्यक होगा। इस तरह खंड बी या सेक्शन बी में कुल 4 प्रश्न हल करने होंगे। एक प्रश्न में 10 नंबर है, 4 प्रश्न हल करने होंगे। इस तरह कुल अंक हो जाएंगे 40। तो इस सेमेस्टर 3 के इस प्रश्न पत्र में कुल अंकों की संख्या होगी 70। आइए अब हम देखें प्रश्न पत्र का प्रारूप। एग्जामिनेशन हॉल में जो प्रश्न आपको मिलता है उसका एक प्रारूप होता है, वह इस तरह से है। ऊपर एक नोट लिखा हुआ होगा, टिप लिखी हुई होगी, जिसमें अंकित होगा आंसर फ्रॉम बोथ सेक्शंस एज डायरेक्टेड। प्रत्येक खंड से प्रश्न करना निर्देशानुसार आवश्यक है। द फिगर्स इन द राइट हैंड मार्जिन इंडिकेट मार्क। प्रश्न के दाहिनी ओर उनके अंक भी प्रदर्शित हैं। यह है सेक्शन ए। सेक्शन ए में प्रश्न 1 या क्वेश्चन 1, इसमें आप देख पाते हैं कुल 10 प्रश्न होंगे और ये 10 के 10 प्रश्न हैं। ये सेक्शन यूनिट 1, यूनिट 2, यूनिट 3 और यूनिट 4 सभी से मिलाकर के पूछे जाएंगे। प्रत्येक प्रश्न में 1 नंबर होगा और कुल अंकों की संख्या यहाँ पर होगी 10। ये सभी प्रश्न आपको हल करने होंगे। ये प्रश्न ऑब्जेक्टिव टाइप के होंगे, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन होंगे, या ये वेरी शॉर्ट टाइप के क्वेश्चन होंगे जिसमें पूछे गए प्रश्न का 1 या 2 वाक्यों में आपको जवाब लिखना होगा। आइए हम देखें सेक्शन ए का क्वेश्चन 2। आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस। ये शॉर्ट आंसर वाले प्रश्न हैं। इसमें कुल 5 प्रश्न पूछे जाएंगे और इन 5 प्रश्नों को हल करना आवश्यक है। ये प्रश्न आपके चारों यूनिट से मिलाकर के पूछे जाएंगे। यहाँ पर ध्यान देना यह आवश्यक है कि क्वेश्चन 2 के उत्तर को आपको आधे पेज से लेकर के 1 पेज के भीतर
अंकित करना है। प्रत्येक प्रश्न में 4 अंक होंगे। कुल 5 प्रश्न हल करना है। इस तरह इस खंड में या इस प्रश्न में 20 अंक होते हैं। आइए अब हम देखें सेक्शन बी या खंड बी के बारे में। सेक्शन बी में जो प्रश्न होगा वो है क्वेश्चन 3। इंस्ट्रक्शन यहाँ दिया हुआ है, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन। और ये क्वेश्चन कैसे हैं? डिस्क्रिप्टिव टाइप के हैं, निबंधात्मक हैं, जिनका उत्तर आपको 4, 5, 6 पेज में अंकित करना होगा। प्रत्येक प्रश्न में 10 अंक होंगे और कुल 4 यूनिट में जो 8 प्रश्न पूछे जाएंगे उनमें से प्रत्येक यूनिट से 1 प्रश्न करना होगा। इस तरह कुल 4 प्रश्न आपको हल करने होंगे। तो इस यूनिट में या इस खंड में कुल 40 नंबर होंगे। तो इस तरह हम देखते हैं कि क्वेश्चन 1 में 10 नंबर हैं, क्वेश्चन 2 में 20 नंबर हैं और क्वेश्चन 3 में 40 नंबर हैं। तो इस प्रश्न पत्र में कुल 70 अंक निर्धारित होते हैं। आइए हम प्रश्न पत्र के प्रारूप में प्रश्न क्रमांक 3 को देखें। यह प्रश्न दिया होगा, उदाहरण के तौर पर डिस्क्राइब द डाइजेस्टिव सिस्टम ऑफ एनी एनिमल, या दिया है और का मतलब अथवा या, और यहीं पर दिया होगा उसी यूनिट से कोई दूसरा प्रश्न। तो यहाँ पर 2 प्रश्नों में से कोई एक प्रश्न आपको हल करना आवश्यक होगा। यह है प्रश्न क्रमांक 3 के बारे में। इसी तरह से प्रश्न क्रमांक 4, ये आपको यूनिट नंबर 2 से पूछा जाएगा। यहाँ पर भी 2 प्रश्न पूछे जाएंगे और उन दोनों प्रश्नों में से किसी एक प्रश्न को हल करना आवश्यक होगा। प्रश्न क्रमांक 5, ये यूनिट 3 से पूछा जाएगा। यहाँ पर भी 2 प्रश्न होंगे और उन दोनों प्रश्नों में से कोई एक प्रश्न आपको हल करना आवश्यक होगा। और अंत में है क्वेश्चन 6, यह यूनिट नंबर 4 से पूछा जाएगा। यहाँ पर भी 2 प्रश्न होंगे और इन दोनों में से किसी एक प्रश्न को आपको हल करना होगा। यह है प्रश्न पत्र का प्रारूप। आइए अब हम क्वेश्चन बैंक या जो महत्वपूर्ण प्रश्न हैं उनके बारे में अवलोकन करते हैं। सबसे पहले हम देखेंगे पहला ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन। यूनिट 1, इसमें पैरामीशियम है, साथ ही साथ प्रोटोजोआ एंड डिजीज है और साइकॉन है। यूनिट 1 में जो प्रश्न पूछे जाएंगे वो 2 तरह से पूछे जा सकते हैं। पहला है ऑब्जेक्टिव टाइप, जिसमें प्रश्न दिया होगा और उसके 4 विकल्प दिए हुए होंगे, जिनमें से जो सही विकल्प होगा उस विकल्प को उत्तर के रूप में आपको लिखना होगा। दूसरा तरीका प्रश्न पूछने का यह हो सकता है कि परीक्षक ऐसे संक्षिप्त प्रश्न पूछे जिसका उत्तर आपको 1 या 2 वाक्य में लिखना होगा। आइए हम यूनिट 1 के महत्वपूर्ण प्रश्नों के बारे में अवलोकन करते हैं। ध्यान रखेंगे, इस यूनिट में जो प्रश्न पूछा जाएगा वह प्रत्येक प्रश्न 1 नंबर का होगा। तो यूनिट 1 में जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, जो क्वेश्चन 1 के अंतर्गत आएंगे, उनकी जानकारी हम लेते हैं। पहला टॉपिक है पैरामीशियम। प्रश्न क्रमांक 1, पैरामीशियम में फूड वैक्यूल का एक निश्चित मार्ग में घूमना क्या कहलाता है? इसके विकल्प हैं साइटोकाइनेसिस, दूसरा साइक्लोसिस, तीसरा एंडोमिक्सिस और चौथा है हेमिक्सिस। इसका जो सही उत्तर है वो है साइक्लोसिस। यहाँ पर आप ध्यान देंगे, हर प्रश्न के जो 4 विकल्प दिए गए हैं उन विकल्प में से जो सही उत्तर है उसे रेड कलर से मार्क किया गया है। तो यहाँ पर हम देखते हैं साइक्लोसिस, ये रेड कलर से मार्क है, इसका मतलब साइक्लोसिस, ये इसका सही उत्तर है। प्रश्न क्रमांक 2, पैरामीशियम में एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन की विधि कौन सी है?
ए बाइनरी फिजन, बी मल्टीपल फिजन, सी ट्रांसवर्स बाइनरी फिजन एंड डी है लॉन्गिट्यूडनल बाइनरी फिजन। इसका सही उत्तर है सी ट्रांसवर्स बाइनरी फिजन। क्वेश्चन थर्ड, पैरामीशियम में कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल का कार्य क्या है? ए पंपिंग ऑफ वाटर, बी एक्सक्रीशन या उत्सर्जन, सी रेस्पिरेशन या श्वसन और डी है ऑस्मा रेगुलेशन। इसका सही उत्तर है डी ऑस्मा रेगुलेशन। प्रश्न 4, पैरामीशियम में आक्रमण और सुरक्षा का कार्य करते हैं। ऑप्शंस हैं ट्राइकोसिस्ट, निमेटोसिस्ट, स्टेटोसिस्ट और oocyst। इसका सही उत्तर है ए ट्राइकोसिस्ट। प्रश्न 5, पैरामीशियम कॉर्डेटम में न्यूक्लियस की संख्या होती है। ऑप्शंस हैं ए 1, बी 2, सी 3, डी 4। इसका सही आंसर है ए 1। क्वेश्चन 6, पैरामीशियम में कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल की संख्या होती है। ए 1, बी 2, सी 3, डी एब्सेंट। इसका सही उत्तर है बी 2। पैरामीशियम में दो कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल पाए जाते हैं। शरीर के अगले सिरे की ओर एंटीरियर कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल और पिछले सिरे की ओर पोस्टीरियर कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल। इस तरह इनमें दो कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल पाई जाती है। क्वेश्चन 7, कॉन्जुगेशन के बाद एक पैरामीशियम से कितने पैरामीशियम बनते हैं? विकल्प हैं ए 2, बी 4, सी 8 एंड डी 16। इसका सही उत्तर है बी 4। क्वेश्चन 8, पैरामीशियम में फूड वैक्यूल की संख्या कितनी होती है? विकल्प है ए 1, बी 2, सी 4 और डी मेनी। इसका सही उत्तर है डी मेनी। प्रश्न क्रमांक 9, दो पैरामीशिया, इनके मध्य न्यूक्लियर मटेरियल का आदान प्रदान या एक्सचेंज, यह कहलाता है ए ऑटोगेमी, बी साइटोगेमी, सी एंडोमिक्सिस और डी है कॉन्जुगेशन। तो सही उत्तर है कॉन्जुगेशन। प्रश्न 10, चार पैरामीशिया प्रजनन की किस विधि में बनते हैं? ए बाइनरी फिजन, बी कॉन्जुगेशन, सी एंडोमिक्सिस और डी है कॉन्जुगेशन एंड एंडोमिक्सिस। तो डी यह इसका सही उत्तर है। क्वेश्चन 11, किसमें न्यूक्लियर डाइमॉर्फिज्म दिखाई देता है? अर्थात दो प्रकार के न्यूक्लियस किसमें दिखाई देते हैं? ऑप्शंस हैं ए पैरामीशियम, बी यूग्लिना, सी प्लाज्मोडियम, डी अमीबा। इसका उत्तर है ए पैरामीशियम, क्योंकि पैरामीशियम में एक बड़ा मैक्रोन्यूक्लियस और एक छोटा माइक्रोन्यूक्लियस पाया जाता है। इसे ही हम न्यूक्लियर डाइमॉर्फिज्म कहते हैं। क्वेश्चन 12, पैरामीशियम में साइटोपाइज का कार्य होता है। ए इजेशन, बी एक्सक्रीशन, सी ऑस्मोरेगुलेशन और डी है रेस्पिरेशन। सही उत्तर है ए इजेशन। क्वेश्चन 13, पैरामीशियम में मेटाबॉलिक एक्टिविटीज का या क्रियाओं का जो रेगुलेशन है वह कौन करता है? ए साइटोपाइज, बी मैक्रोन्यूक्लियस, सी माइक्रोन्यूक्लियस, डी है कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल। इसका सही उत्तर है ए साइटोपाइज। क्वेश्चन 14, पैरामीशियम में रिप्रोडक्शन विधि का नियंत्रण या रेगुलेशन करता है। ए साइटोपाइज, बी माइक्रोन्यूक्लियस, सी मैक्रोन्यूक्लियस और डी है कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल। इसका सही उत्तर है
माइक्रोन्यूक्लियस। तो रिप्रोडक्टिव फिजियोलॉजी या रिप्रोडक्टिव एक्टिविटीज़ को रेगुलेट करता है माइक्रोन्यूक्लियस और मेटाबॉलिक एक्टिविटीज़ को रेगुलेट करता है मैक्रोन्यूक्लियस। क्वेश्चन 15, पैरामीशियम की किस प्रजाति में 2 माइक्रोन्यूक्लियाई पाए जाते हैं? ए पैरामीशियम कॉर्डेटम, बी पैरामीशियम ऑरेलिया, सी ए एंड बी अर्थात पैरामीशियम कॉर्डेटम और पैरामीशियम ऑरेलिया, और डी है पैरामीशियम मल्टीन्यूक्लिएटम। इसका सही उत्तर है पैरामीशियम ऑरेलिया। पैरामीशियम ऑरेलिया में एक मैक्रोन्यूक्लियस होता है और 2 माइक्रोन्यूक्लियस होते हैं। क्वेश्चन 16, पैरामीशियम में प्रचलन अंग या लोकोमोटरी ऑर्गन है? ए सिलिया, बी फ्लैजिला, सी सूडोपोडिया और डी है इनमें से कोई नहीं। तो पैरामीशियम क्लास सिलिएटा के अंतर्गत आता है, अर्थात इनमें जो प्रचलन अंग होते हैं वो हैं सिलिया। क्वेश्चन 17, पैरामीशियम की किस प्रजाति में सहजीवी माने सिम्बियोटिक एल्गी जिसका नाम है जूक्लोरेला यह पाई जाती है? उसके साइटोप्लाज्म में यह सहजीवी के रूप में पाई जाती है। ऑप्शंस हैं ए पैरामीशियम कॉर्डेटम, बी पैरामीशियम ऑरेलिया, सी पैरामीशियम माइन्यूटा और डी है पैरामीशियम बर्सेरिया। इसका सही उत्तर है डी पैरामीशियम बर्सेरिया। क्वेश्चन 18, पैरामीशियम में फूड वैक्यूल कहाँ पर निर्मित होता है? ए साइटोस्टोम, बी साइटोफेरिंक्स, सी साइटोपाइज, डी ओरल ग्रूव। इसका सही उत्तर है बी साइटोफेरिंक्स। क्वेश्चन 19, पैरामीशियम में नए मैक्रोन्यूक्लियस का निर्माण किससे होता है? ए माइक्रोन्यूक्लियस, बी मैक्रोन्यूक्लियस, सी ट्राइकोसिस्ट, डी इनमें से कोई नहीं, नन ऑफ दीज। इसका सही उत्तर है ए माइक्रोन्यूक्लियस। क्वेश्चन 20, पैरामीशियम में डायस्टोल और सिस्टोल अवस्था किसमें पाई जाती है? ए फूड वैक्यूल, बी मैक्रोन्यूक्लियस, सी माइक्रोन्यूक्लियस, डी कॉन्ट्रेक्टाइल वैक्यूल। इसका सही उत्तर है डी कॉन्ट्रेक्टाइल वैक्यूल। मैंने पूर्व में भी कहा इन प्रश्नों को एक वाक्य में भी पूछा जा सकता है। जैसे पैरामीशियम में डायस्टोल और सिस्टोल अवस्था किस में पाई जाती है? यदि विकल्प नहीं दिए हैं तो आपको इसका उत्तर लिखना होगा कॉन्ट्रेक्टाइल वैक्यूल। इसमें जो दूसरा टॉपिक है वो है प्रोटोजोआ एंड डिजीज। इस टॉपिक के अंतर्गत प्रश्न इस तरह से हैं। क्वेश्चन 1, क्लास राइजोपोडा का परजीवी या पैरासाइट कौन सा है? ए एंट अमीबा हिस्टोलिटिका, बी अमीबा प्रोटियस, सी एंट अमीबा कोलाई और डी है एंट अमीबा डिस्पार। सही उत्तर है ए एंट अमीबा हिस्टोलिटिका। प्रश्न 2, क्वेश्चन नंबर 2, क्लास मेस्टोगोफोरा का परजीवी या पैरासाइट कौन सा है? ए ट्रिप्नोसोमा, बी लिशमेनिया, सी जियोर्डिया और डी है ये सभी। इसका सही उत्तर है डी ऑल ऑफ दीज, ये सभी। क्वेश्चन 3, क्लास स्पोरोजोआ का परजीवी है? ए एंटमीबा, बी प्लाज्मोडियम, सी ट्राइकोनोसोमा, डी जियोर्डिया। सही उत्तर है बी प्लाज्मोडियम। क्वेश्चन 4, मलेरिया की किस प्रजाति से सर्वाधिक मौतें होती हैं? ए प्लाज्मोडियम वाइवेक्स, बी प्लाज्मोडियम मलेरी, सी प्लाज्मोडियम ओवेल और डी है प्लाज्मोडियम फैल्सीपेरम। इसका सही उत्तर है डी प्लाज्मोडियम फैल्सीपेरम। क्वेश्चन 5, काला आजार रोग
लिशमानिया की किस स्पीशीज या प्रजाति के कारण से होता है? ए लिशमेनिया ट्रॉपिका, बी लिशमेनिया मैक्सिकाना, सी लिशमेनिया मेजर और डी है लिशमेनिया डोनोवेनाई। इसका सही उत्तर है डी लिशमेनिया डोनोवेनाई। इस प्रजाति या इस स्पीशीज के कारण से काला आजार नाम का रोग होता है। क्वेश्चन 6, डिसेंट्री किस परजीवी के कारण से होता है? ए ट्रिपेनोसोमा, बी लिशमेनिया, सी टॉक्सोप्लाज्मिया और डी है बैलेंटीडियम। सही उत्तर है डी बैलेंटीडियम। क्वेश्चन 7, डायरिया किस परजीवी के कारण से होता है? ए प्लाज्मोडियम, बी जियार्डिया, सी ट्रिपनोसोमा, डी लिशमेनिया। इसका सही उत्तर है बी जियार्डिया। क्वेश्चन 8, वेजिनाइटिस रोग किस अंग से संबंधित रोग है? ए लीवर, बी इंटेस्टाइन, सी ब्लड और डी है वेजाइना। इसका सही उत्तर है डी वेजाइना। तीसरा टॉपिक है यूनिट 1 का साइकॉन। इससे जो प्रश्न बनते हैं वो इस तरह से हैं। क्वेश्चन 1, साइकॉन की सेंट्रल कैविटी क्या कहलाती है? ए सिलेंट्रॉन, बी सिलोम, सी एंटेरॉन और डी है स्पॉन्जोसील। सही उत्तर है डी स्पॉन्जोसील। क्वेश्चन 2, साइकॉन में ऑस्कुलम किस प्रकार के सेल से घिरा रहता है? ए मायोसाइट, बी कोइनोसाइट, सी आर्कियोसाइट, डी पोरोसाइट। सही उत्तर है ए मायोसाइट। क्वेश्चन 3, साइकॉन में प्रोसोपाइल किस सेल का रूपांतरण या मॉडिफिकेशन है? ए एमिबोसाइट, बी पोरोसाइट, सी एपोपाइल, डी कोइनोसाइट। इसका सही उत्तर है ए अमीबोसाइट। क्वेश्चन 4, साइकॉन का जो स्केलेटन या कंकाल है वह किससे बना होता है? ए कैल्शियम कार्बोनेट के स्पिक्यूल से, बी सिलिका के स्पिक्यूल से, सी स्पॉन्जिन फाइबर से, डी कनेक्टिव टिश्यू से। इसका सही उत्तर है ए कैल्शियम कार्बोनेट के स्पिक्यूल से। क्वेश्चन 5, साइकॉन में एमिबोसाइट सेल ये पाए जाते हैं? ए एक्टोडर्म, बी एंडोडर्म, सी मीजेनकाइम और डी है मीजोडर्म। सही उत्तर है सी मीजेनकाइम। क्वेश्चन 6, कौन सी सेल साइकॉन में टोटीपोटेंट सेल कहलाती है? ए कोइनोसाइट, बी आर्कियोसाइट, सी थीजोसाइट, डी ट्रोफोब्लास्ट। इसका सही उत्तर है बी आर्कियोसाइट। क्वेश्चन 7, साइकॉन में पाचन क्रिया या डाइजेशन की जो प्रोसेस है वह होती है? ए इंट्रासेल्युलर, बी एक्स्ट्रासेल्युलर, सी पैरासिटिक और डी है फ्री लिविंग। इसका सही उत्तर है ए इंट्रासेल्युलर। क्वेश्चन 8, पोरीफेरा जंतुओं का लक्षण होता है? ए पोरस बॉडी, बी कैनाल सिस्टम, तीसरा रीजनरेशन और डी है ऑल ऑफ दीज या ये सभी, ए बी सी ये सभी। इसका सही उत्तर है डी ऑल ऑफ दीज। क्वेश्चन 9, साइकॉन का लार्वा है? ए ट्रोकोफोर, बी मीरासीडियम, सी एम्फीब्लास्टुला और डी है रेब्डिटॉइड। इसका सही उत्तर है सी एम्फीब्लास्टुला। क्वेश्चन 10, साइकॉन की बॉडी वॉल यह कैसी होती है? ए डिप्लोब्लास्टिक माने 2 स्तरों से बनी हुई होती है, बी ट्रिप्लोब्लास्टिक 3 स्तरों से, सी मोनोब्लास्टिक या डी एसेलुलर। इसका सही उत्तर है ए डिप्लोब्लास्टिक।
क्वेश्चन 11, साइकॉन की एक्टोडर्मल सेल यह है ए कोइनोसाइट, बी कोलेनोसाइट, सी आर्कियोसाइट और डी है पिनेकोसाइट। इसका सही उत्तर है डी पिनेकोसाइट। क्वेश्चन 12, कैनाल सिस्टम यह पाया जाता है ए स्टारफिश या एस्टेरियास में, बी ओवेलिया, सी फेशुला और डी है स्पंज या साइकॉन। इसका सही उत्तर है डी। क्वेश्चन 13, साइकॉन में निषेचन या फर्टिलाइजेशन होता है ए इंटरनल, बी एक्सटर्नल, सी इंटरनल एंड क्रॉस और डी है एक्सटर्नल एंड क्रॉस। तो साइकॉन में जो फर्टिलाइजेशन होता है वह इंटरनल एंड क्रॉस होता है, अर्थात सही उत्तर है सी। क्वेश्चन 14, साइकॉन में फर्टिलाइजेशन के बाद जाइगोट में जो डेवलपमेंट या विकास होता है वह किस प्रकार का होता है? ए डायरेक्ट, बी इनडायरेक्ट, सी रीजनरेशन और डी है पार्थोजेनेसिस। इसका सही उत्तर है इनडायरेक्ट डेवलपमेंट। जब भी इनडायरेक्ट डेवलपमेंट होता है तो लार्वा बनता है। तो जिन जंतुओं के जाइगोट में विकास के दरमियान लार्वा बनता है उस प्रकार के डेवलपमेंट को इनडायरेक्ट कहते हैं, और जिनमें लार्वा नहीं बनता है उसको हम कहते हैं डायरेक्ट डेवलपमेंट। तो साइकॉन में जो डेवलपमेंट होता है वह इनडायरेक्ट होता है। क्वेश्चन 15, साइकॉन में कोइनोसाइट सेल, जिनको हम फ्लैजिलेटेड सेल भी कहते हैं, ये उपस्थित होते हैं ए रेडियल कैनाल, बी स्पॉन्जोसिल, सी इनकरेंट कैनाल और डी है एक्सकरेंट कैनाल। सही उत्तर है ए रेडियल कैनाल। क्वेश्चन 16, साइकॉन में अलैंगिक प्रजनन या एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन किस विधि से होता है? ए जेम्यूल के द्वारा, बी रीजनरेशन के द्वारा, सी बडिंग और डी है ऑल ऑफ दीज, अर्थात ए बी सी तीनों विधियों से। यहां सही उत्तर होगा डी ऑल ऑफ दीज। क्वेश्चन 17, साइकॉन के शरीर से लार्वा किस अवस्था में बाहर आता है उसका नाम बताना है। ए प्लेनुला, बी हाइड्रुला, सी स्टोमोब्लास्टुला और डी है एम्फीब्लास्टुला। इसका सही उत्तर है डी एम्फीब्लास्टुला। अब हम आए यूनिट 2। यूनिट 2 से प्रश्न क्रमांक 1 के अंतर्गत जो ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं जो महत्वपूर्ण है वो इस तरह से हैं। पहला टॉपिक है ओवेलिया। इससे संबंधित प्रश्न इस प्रकार हैं। क्वेश्चन 1, ओवेलिया का जो अनुप्रस्थ आधारी भाग जिसे हम हॉरिजॉन्टल बेसल पार्ट कहते हैं वह क्या कहलाता है? ए पेरिसार्क, बी सिनोसार्क, सी हाइड्रोकॉलस और डी है हाइड्रोराइजा। सही उत्तर है डी हाइड्रोराइजा। क्वेश्चन 2, ओवेलिया कॉलोनी यह कैसी होती है? ए पॉलीमॉर्फिक, बी डाइमॉर्फिक, सी ट्राइमॉर्फिक और डी है नन ऑफ दीज या इनमें से कोई नहीं। सही उत्तर है बी डाइमॉर्फिक। क्वेश्चन 3, ओवेलिया में इनमें से कौन ओवेलिया का लार्वा है? इनमें से कौन ओवेलिया का लार्वा है? ए इफाइरा, बी प्लेनुला, सी ट्रोकोफोर और डी है मीरासीडियम। सही उत्तर है बी प्लेनुला। क्वेश्चन 4, ओवेलिया का जो प्रजनन जुवाइड जिसको हम रिप्रोडक्टिव जुवाइड कहते हैं वह क्या कहलाता है? ए ब्लास्टोस्टाइल, बी गैस्ट्रोजुवाइड, सी हाइड्रेंथ और डी है नन ऑफ दीज, इनमें से कोई नहीं। सही उत्तर है ए ब्लास्टोस्टाइल। क्वेश्चन 5, ओवेलिया के मेड्यूसा में
कितने गोनेड पाए जाते हैं? A1, B2, C3, D4। सही उत्तर है D4। क्वेश्चन 6, ओबेलिया कॉलोनी का ऊर्ध्व भाग या वर्टिकल पार्ट क्या कहलाता है? A पेरिसार्क, B सिनोसार्क, C हाइड्रोकॉलस और D है हाइड्रोराइजा। सही उत्तर है C हाइड्रोकॉलस। क्वेश्चन 7, ओबेलिया के जाइगोट में किस प्रकार का क्लीवेज होता है? A होलोब्लास्टिक, B इक्वल, C वर्टिकल और D है होलोब्लास्टिक, इक्वल एंड वर्टिकल। सही उत्तर है D होलोब्लास्टिक, इक्वल एंड वर्टिकल। क्वेश्चन 8, ओबेलिया में निम्न में से किसमें टेंटिकल्स अनुपस्थित होते हैं? A पॉलिप, B मेड्यूसा, C ब्लास्टोस्टाइल और D है पॉलिप एंड ब्लास्टोस्टाइल। इसका सही उत्तर है C ब्लास्टोस्टाइल। क्वेश्चन 9, ओबेलिया के जाइगोट में विकास किस प्रकार का होता है? A इनडायरेक्ट, B डायरेक्ट, C रीजनरेशन और D है पार्थिनोजेनेसिस। तो ओबेलिया के जाइगोट में जो डेवलपमेंट होता है वो इनडायरेक्ट होता है। यहाँ पर भी लार्वा अवस्था निर्मित होती है। क्वेश्चन 10, ओबेलिया मेड्यूसा का जो संतुलन अंग या बैलेंसिंग ऑर्गन वह कौन सा है? A स्टेटोसिस्ट, B स्टेटोलिथ, C टेंटेकल और D है ऑल ऑफ दीज अर्थात ये सभी। इसका सही उत्तर है B स्टेटोलिथ। क्वेश्चन 11, ओबेलिया मेडुसा विकास किससे होता है? ओबेलिया मेडुसा का विकास किससे होता है? A पेरिसार्क से, B सिनोसार्क से, C पॉलिप से और D है ब्लास्टोस्टाइल से। इसका सही उत्तर है D ब्लास्टोस्टाइल। क्वेश्चन 12, ओबेलिया में कौन सी स्वतंत्र अवस्था होती है? A कॉलोनी, B गैस्ट्रोजोइड, C मेडुसा और D है ब्लास्टोस्टाइल। सही उत्तर है C मेडुसा। क्वेश्चन 13, मेटाजेनेसिस किसमें प्रदर्शित होती है? A साइकॉन, B पैरामीशियम, C ओबेलिया और D है फेशुला। सही उत्तर है C ओबेलिया। क्वेश्चन 14, ओबेलिया का प्लेनुला लार्वा होता है A फ्री लिविंग, B पैरासिटिक, C फिक्स्ड और D है सिम्बियोटिक या सजीवी। इसका सही उत्तर है A फ्री लिविंग। क्वेश्चन 15, गैस्ट्रोवेस्कुलर कैविटी किस जंतु में पाई जाती है? A साइकॉन, B ओबेलिया, C फेशुला और D है एस्केरिस। इसका सही उत्तर है B ओबेलिया। तीसरा टॉपिक है फेशुला। इसके अंतर्गत जो ऑब्जेक्टिव टाइप प्रश्न बनते हैं वो इस तरह से हैं। क्वेश्चन 1, क्लास ट्रिमोटोडा के जंतुओं का सामान्य गुण होता है A एक्टोपैरासाइट, B एंडोपैरासाइट, C फ्री लिविंग और D है अनसेगमेंटेड एंडोपैरासाइट। इसका सही उत्तर है D अनसेगमेंटेड एंडोपैरासाइट। क्वेश्चन 2, जीवन चक्र डाइजेनेटिक होने का अर्थ है जीवन चक्र पूर्ण करने के लिए आवश्यक है A 2 होस्ट या 2 पोषक, B सिंगल होस्ट, C इंटरमीडिएट होस्ट और D है मोर देन 2 होस्ट। सही उत्तर है D 2 होस्ट। क्वेश्चन 3, फेशुला का उत्सर्जी अंग या एक्सक्रीटरी ऑर्गन है A किडनी, B फ्लेम सेल, C नेफ्रीडिया और D है नन ऑफ दिस इनमें से कोई नहीं। सही उत्तर है B फ्लेम सेल। क्वेश्चन 4,
फेशुला का प्रमुख या मेन एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट होता है ए फैटी एसिड, बी फार्मिक एसिड, सी यूरिया और डी है अमोनिया। सही उत्तर है ए फैटी एसिड। क्वेश्चन 5, फेशुला के फ्लेम सेल किसका मॉडिफिकेशन या रूपांतरण है? ए एमीबॉयड सेल, बी मेसेनकाइम सेल, सी आर्क्योसाइट और डी है मसल सेल। सही उत्तर है बी मेसेनकाइम। क्वेश्चन 6, फेशुला का एक्सक्रीटरी पोर पिछले सिरे पर कहाँ स्थित होता है? ए वेंट्रल साइड, बी डॉर्सल साइड, सी लेटरल साइड, डी एंटीरियर साइड। सही उत्तर है ए वेंट्रल साइड। क्वेश्चन 7, फेशुला में गोनोपोर कहाँ पर स्थित होता है? ए लेटरल साइड, बी एंटीरियर साइड, सी पोस्टीरियर साइड, डी वेंट्रल साइड। सही उत्तर है डी वेंट्रल साइड। क्वेश्चन 8, फेशुला में लॉरस कैनाल का छिद्र या ओपनिंग ऑफ लॉरस कैनाल यह कहाँ स्थित होता है? ए एंटीरियर इंड, बी पोस्टीरियर इंड, सी वेंट्रल साइड और डी है डॉर्सल साइड। इसका सही उत्तर है डी डॉर्सल साइड। क्वेश्चन 9, फेशुला का प्राइमरी और सेकेंडरी होस्ट इनमें से कौन सा है? ऑप्शंस हैं ए मैन एंड पिग, बी स्नेल एंड शीप, थर्ड सी शीप एंड फिश और डी है शीप एंड लिम्निया। इसका सही उत्तर है शीप एंड लिम्निया, डी सही आंसर है। क्वेश्चन 10, लीवर रॉट यह रोग किसके द्वारा होता है? ए मीरासीडियम, बी फेशुला, सी सर्केरिया और डी है रेडिया। सही उत्तर है बी फेशुला। क्वेश्चन 11, फेशुला में श्वसन या रेस्पिरेशन यह किस प्रकार का होता है? ए एरोबिक, बी पैरासिटिक, सी एक्वेटिक और डी है एनारोबिक। सही उत्तर है डी एनारोबिक। क्वेश्चन 12, शीत ऋतु या विंटर सीजन में रेडियल लार्वा के भीतर किसका विकास होता है? ए सर्केरिया, बी डॉटर रेडिया, सी मेटासर्केरिया और डी है स्पोरोसिस्ट। इसका सही उत्तर है ए सर्केरिया। क्वेश्चन 13, निम्न में से कौन सा क्रम सही है? फेशुला के जीवन चक्र में लार्वा बनने का एक क्रम होता है, तो आपको ये बताना है इनमें से कौन सा क्रम सही है। पहले कौन सा बनता है और लास्ट में कौन सा बनता है? ए स्पोरोसिस्ट, देन रेडिया, देन सर्केरिया, मेटासर्केरिया, मीरासीडियम। बी है मीरासीडियम, रेडिया, स्पोरोसिस्ट, सर्केरिया, मेटासर्केरिया। सी है रेडिया, सर्केरिया, मीरासीडियम, मेटासर्केरिया, स्पोरोसिस्ट और डी है मीरासीडियम, स्पोरोसिस्ट, रेडिया, सर्केरिया एंड मेटासर्केरिया। इसका सही उत्तर है डी मीरासीडियम, स्पोरोसिस्ट, रेडिया, सर्केरिया और मेटासर्केरिया। क्वेश्चन 14, फेशुला का सेकेंडरी होस्ट है ए लिम्निया, बी शीप, सी मैन और डी है स्नेल। सही उत्तर है ए लिम्निया। क्वेश्चन 15, फेशुला के पाचन तंत्र या डाइजेस्टिव सिस्टम में कौन सा भाग सर्वाधिक विकसित होता है? ए स्टमक, बी इंटेस्टाइन, सी फेरिंक्स और डी है डाइजेस्टिव ग्लैंड। इसका सही उत्तर है बी इंटेस्टाइन। क्वेश्चन 16, फेशुला की कौन सी अवस्था भेड़ में इन्फेक्शियस या संक्रमणकारी है? ए मीरासीडियम, बी मेटासर्केरिया, सी सर्केरिया
और डी है रेडिया। इसका सही उत्तर है बी मेटासर्केरिया। क्वेश्चन 17, फेशियोला परजीवी के रूप में शीप या भेड़ के शरीर में कहाँ पाया जाता है? ए इंटेस्टाइन, बी स्टमक, सी लीवर और डी है लीवर एंड बाइल डक्ट। इसका सही उत्तर है डी लीवर एंड बाइल डक्ट। क्वेश्चन 18, मीरासीडियम लार्वा के शरीर पर एक्टोडर्मल प्लेट की संख्या कितनी होती है? ए 21, बी 22, सी 20, डी 19। सही उत्तर है ए 21। क्वेश्चन 19, फेशुला की कौन सी अवस्था सेकेंडरी होस्ट में संक्रमणकारी है? ए मीरासीडियम, बी स्पोरोसिस्ट, सी मेटासर्केरिया, डी रेडिया। इसका सही उत्तर है ए मीरासीडियम। क्वेश्चन 20, फेशुला में निषेचन या फर्टिलाइजेशन यह किस प्रकार का होता है? ए एक्सटर्नल, बी इंटरनल, सी एक्सटर्नल एंड क्रॉस और डी है इंटरनल एंड क्रॉस। सही उत्तर है डी इंटरनल एंड क्रॉस। क्वेश्चन 21, फेशुला परजीवी के जीवन चक्र की अवस्था सेकेंडरी होस्ट के शरीर के किस भाग में चलती है? ए स्टमक, बी इंटेस्टाइन, सी लीवर और डी है सलाइवरी ग्लैंड। इसका सही उत्तर है सी लीवर। क्वेश्चन 23, फेशुला में सेकेंडरी होस्ट की तलाश उसकी कौन सी लार्वा अवस्था करती है? इसका ए मीरासीडियम, बी मेटासर्केरिया, सी सर्केरिया और डी है रेडिया। इसका सही उत्तर है ए मीरासीडियम। देन क्वेश्चन 24, फेशुला में कौन सा तंत्र या कौन सा सिस्टम या अनुपस्थित होता है, एब्सेंट होता है? ए रेस्पिरेटरी सिस्टम, बी सर्कुलेटरी सिस्टम, सी एक्सक्रीटरी सिस्टम और डी है ए एंड बी अर्थात रेस्पिरेटरी और सर्कुलेटरी सिस्टम। इसका सही उत्तर है डी ए एंड बी। तो फेशुला एक एंडोपैरासाइट है और उसमें परजीवी अनुकूलन के अंतर्गत रेस्पिरेटरी सिस्टम और सर्कुलेटरी सिस्टम ये दोनों अनुपस्थित होती हैं। नेक्स्ट टॉपिक है यूनिट 2 में, यह है अर्थवॉर्म। इससे संबंधित जो ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन वो इस तरह से हैं। क्वेश्चन 1, केचुए का क्लाइटेलम किन खंडों से मिलकर बना होता है? ऑप्शंस हैं ए 12, 13 एंड 14, बी 13, 14 एंड 15, सी 14, 15, 16 एंड डी 15, 16, 17। इसका सही उत्तर है सी 14, 15 और 16। इन तीन खंडों से मिलकर के केचुए का क्लाइटेलम बना हुआ होता है। क्वेश्चन 2, क्लाइटेलम का कार्य है ए कोकून फॉर्मेशन, कोकून बनाना, बी रिप्रोडक्शन या प्रजनन, सी एक्सक्रीशन या उत्सर्जन और डी है ऑस्मोरेगुलेशन। सही उत्तर है ए कोकून फॉर्मेशन। क्वेश्चन 3, केचुए का मेल जेनाइटल अपर्चर या नर जनन छिद्र किस खंड में होता है? ए 16, बी 17, सी 18 और डी है 19। सही उत्तर है सी 18। क्वेश्चन 4, केचुए में प्रचलन कार्य या लोकोमोशन का कार्य होता है। ए स्किन, बी पैरापोडिया, सी सिलियम क्लाइटेलम और डी है सीटी। इसका सही उत्तर है डी सीटी। क्वेश्चन 5, केचुए के ब्लड में या रक्त में हीमोग्लोबिन किसमें उपस्थित होता है?
ए आरबीसी, बी डब्ल्यूबीसी, सी प्लाज्मा और डी है प्लेटलेट्स। सही उत्तर है सी प्लाज्मा। क्वेश्चन 6, केचुए में टिफ्लोसोल का कार्य क्या है? ए सर्कुलेशन ऑफ ब्लड, बी सेंस ऑर्गन, सी रिप्रोडक्शन और डी इंक्रीज द एब्जॉर्प्शन एरिया या पचे हुए भोजन के अवशोषण के लिए क्षेत्र को बढ़ाना। इसका सही उत्तर है डी इंक्रीज द एब्जॉर्प्शन एरिया। क्वेश्चन 7, केचुए के किस नेफ्रिडिया में नेफ्रोस्टोम पाया जाता है? ए सेप्टल नेफ्रिडिया, बी फेरेंजियल नेफ्रिडिया, सी टेगुमेंट्री नेफ्रिडिया और डी है ऑल ऑफ दीज, इन सभी में। इसका सही उत्तर है ए सेप्टल नेफ्रिडिया। केवल इसी में नेफ्रोस्टोम पाया जाता है। क्वेश्चन 8, केचुए का एसेसरी ग्लैंड किस खंड में स्थित होता है? ए 17-18, बी 17-19, सी 18-19 और डी है 17-20। सही उत्तर है 20, 17 और 19। क्वेश्चन 9, केचुए में हिपेटिक सिकी किस खंड में स्थित होता है? ए 23, बी 24, सी 25, डी 26। सही उत्तर है डी 26। क्वेश्चन 10, केचुए में गिजार्ड किस खंड में स्थित होता है? ए 5, बी 8, सी 10, डी 12। सही उत्तर है बी 8। क्वेश्चन 11, केचुए के में स्टमक किस खंड के मध्य में स्थित होता है? ए 9 से 14 के बीच, बी 9 से 16, सी 10 से 14 और डी है 15 से 25। इसका सही उत्तर है 9 से 14। क्वेश्चन 12, केचुए में कौन सा अंग स्पर्म को ग्रहण एवं संचय करता है? ए ओवरी, बी ओविडक्ट, सी स्पर्मेथिकी, डी यूटेरस। सही उत्तर है सी स्पर्मेथिकी। क्वेश्चन 13, केचुए में स्पर्मेथिका किन खंडों में स्थित होता है? ए 3, 4, 5, 6, बी 4, 5, 6, 7, सी 5, 6, 7, 8 एंड डी 6, 7, 8, 9। इसका सही उत्तर है डी 6, 7, 8, 9। क्वेश्चन 14, केचुए में नेफ्रिडिया कितने प्रकार के होते हैं? ए 2 टाइप्स, बी 3 टाइप्स, सी 4 टाइप एंड डी ओनली 1 टाइप। इसका सही उत्तर है बी 3 टाइप। फेरेंजियल, इंटेगुमेंट्री और सेप्टल 3 प्रकार के नेफ्रिडिया अर्थवर्म में पाए जाते हैं। क्वेश्चन 15, केचुए में क्लोरेगॉगन सेल्स का संबंध किस कार्य से है? ए डाइजेशन, बी रेस्पिरेशन, सी रीजन रिप्रोडक्शन और डी है एक्सक्रीशन। सही उत्तर है डी एक्सक्रीशन। क्वेश्चन 16, केचुए में फीमेल जेनाइटल अपर्चर या मादा जनन छिद्र किस खंड में स्थित होता है? ए 10, बी 11, सी 12 और डी 14। इसका सही उत्तर है डी 14। क्वेश्चन 17, केचुए में अंडों का निषेचन या फर्टिलाइजेशन कहाँ होता है? ए स्पर्मेथिकी में, बी ओविडक्ट में, सी कोकून में और डी है नन ऑफ दिस, इनमें से कोई नहीं। सही उत्तर है सी कोकून। क्वेश्चन 18, केचुए में कौन सा भाग ग्राइंडिंग मशीन कहलाता है? ए फेरिंग्स, बी गिजार्ड, सी हिपेटिक सिकी और डी है टिफ्लोसोल। सही उत्तर है बी गिजार्ड। यही भोजन को पीसने का काम करता है। क्वेश्चन 19, केचुए में पचे हुए भोजन का
सर्वाधिक अवशोषण या एब्जॉर्प्शन किस भाग में होता है? ए स्टमक, बी प्री टिफ्लोसोलर इंटेस्टाइन, सी पोस्ट टिफ्लोसोलर इंटेस्टाइन और डी है टिफ्लोसोलर इंटेस्टाइन। इसका सही उत्तर है डी टिफ्लोसोलर इंटेस्टाइन। क्वेश्चन 20, केचुए में हार्ट किस खंड में स्थित होता है? ए 7, 9 एंड 12, 13, बी 7, 9, सी 12 एंड 13 एंड डी है नन ऑफ दिस, इनमें से कोई नहीं। इसका सही उत्तर है ए 7वें, 9वें, 12वें और 13वें खंड में इसका हार्ट स्थित होता है। क्वेश्चन 21, केचुए में लेटरल ओइसोफेजियल हार्ट यह किस खंड में स्थित होता है? ए 7, 9, 12, 13, बी 7, 9, सी 12, 13 और डी है इन ऑल सेगमेंट, इन सभी खंडों में। इसका सही उत्तर है कि लेटरल ओइसोफेजियल हार्ट यह 12वें और 13वें खंड में स्थित होता है। क्वेश्चन 22, केचुए में लेटरल हार्ट किस खंड में स्थित होता है? ए 7, 9, 12, 13, बी 7, 9, सी 12, 13 और डी है 4, 5, 6। इसका सही उत्तर है बी 7 एंड 9। क्वेश्चन 23, केचुए की ओवरी किस खंड में स्थित होती है? ए 10, बी 11, सी 12 और डी 13। इसका सही उत्तर है डी 13। क्वेश्चन 24, केचुए में कौन सी नेफ्रिडिया आहार नाल या एलिमेंट्री कैनाल में खुलती है जिसके कारण से इनको एंटेरोनेफ्रिक नेफ्रिडिया कहा जाता है? ए फेरेंजियल नेफ्रिडिया, बी टेगुमेंटी नेफ्रिडिया, सी सेप्टल नेफ्रिडिया और डी है ए एंड सी अर्थात फेरेंजियल और सेप्टल दोनों। इसका सही उत्तर है डी ए एंड सी। क्वेश्चन 25, केचुए में किस भाग में उपस्थित नेफ्रिडिया को फॉरेस्ट ऑफ नेफ्रिडिया या नेफ्रिडिया का जंगल कहते हैं? ए फेरिंग्स, बी स्टमक, सी क्लाइटेलम और डी इंटेस्टाइन। इसका सही उत्तर है सी क्लाइटेलम। अब हम देखें क्वेश्चन बैंक क्वेश्चन 2 के लिए, जिसमें शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ऐसे प्रश्न जिनका उत्तर आधे या एक पेज में देना होता है। क्वेश्चन 2 में 5 प्रश्न पूछे जाएंगे। प्रत्येक प्रश्न में 4 नंबर होगा। इस तरह क्वेश्चन 2 में कुल 20 अंक होंगे। क्वेश्चन 2 में जो 5 प्रश्न पूछे जाएंगे वो सभी यूनिट से मिला करके पूछे जाएंगे। तो क्वेश्चन 2 इसके अंतर्गत हम देख रहे हैं 1, पैरामीशियम में ऑस्मो रेगुलेशन को समझाइए। क्वेश्चन 2, पैरामीशियम में पोषण विधि या न्यूट्रिशन की प्रक्रिया को समझाइए। 3, पैरामीशियम में मैक्रो एवं माइक्रो न्यूक्लियस की तुलना कीजिए, कंपेयर करना है। 4, साइकॉन की कोइनोसाइट सेल की रचना एवं कार्य को समझाइए। क्वेश्चन 5, टोटीपोटेंट सेल को समझाइए। 6, साइकॉन के मीजोडर्म में पाई जाने वाली सेल्स को समझाइए। 7, साइकॉन के जेम्यूल का निर्माण एवं उसके महत्व को समझाइए। 8, साइकॉन के केनाल सिस्टम का कार्य समझाइए। 9, ओविलिया के
ब्लास्टोस्टाइल की रचना एवं कार्य को समझाइए। क्वेश्चन 10, ओबिलिया के मेड्यूसा की रचना को समझाइए। 11, ओबिलिया में मेड्यूसा के विकास को समझाइए। 12, ओबिलिया के पॉलिप तथा मेड्यूसा की तुलना कीजिए। 13, मीरासीडियम लार्वा की रचना एवं उसका महत्व को समझाइए। 14, रेडिया लार्वा की रचना को समझाइए। 15, सर्केरिया लार्वा की रचना समझाइए। 16, फ्लेम सेल की रचना एवं कार्यविधि को समझाइए। 17, फेशुला में परजीवी अनुकूलन या पैरासिटिक एडाप्टेशन को समझाइए। तो ये जो प्रश्न है ये शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन है, जिनके उत्तर आपको आधे से एक पेज के अंतर्गत लिखना होता है। केचुए में सीटी की रचना एवं कार्य लिखिए। 19, क्लोरेगॉगन सेल की रचना एवं कार्य को समझाइए। 20, केचुए में उत्सर्जी अंग के प्रकार एवं उपस्थिति बताइए। 21, केचुए की बॉडी वॉल को समझाइए। 22, केचुए का कोकून इसके निर्माण के बारे में लिखिए। 23, मलेरिया रोग को समझाइए। 24, एमीबियोसिस रोग को समझाइए। 25, ट्रिपनोसोमियासिस रोग को समझाइए। 26, लिशमैनियासिस रोग को समझाइए। 27, टॉक्सोप्लाज्मोसिस रोग को समझाइए। और लास्ट है 28, परजीवी क्या हैं, 5 परजीवी प्रोटोजोआ एवं उनसे होने वाले रोगों का नाम लिखिए। तो क्वेश्चन 2 में जो शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन पूछे जाएंगे उनके कुछ सैंपल ये यहाँ पर दिखाए गए। अब हम आते हैं सेक्शन बी, और इस सेक्शन बी में हर यूनिट से एक एक प्रश्न पूछा जाता है। इन प्रश्नों को हम कहते हैं निबंधात्मक या डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चन। प्रत्येक यूनिट से एक प्रश्न हल करना होगा और इस तरह प्रत्येक यूनिट में एक प्रश्न के लिए 10 नंबर निर्धारित होता है। तो 4 यूनिट से 4 प्रश्न हल करने होंगे। इस तरह कुल 40 अंक इस यूनिट में निर्धारित होते हैं। सेक्शन बी में 40 अंक होते हैं। पहले यूनिट से जो निबंधात्मक प्रश्न बनते हैं वो इस तरह से हैं। क्वेश्चन 1, पैरामीशियम में कॉन्जुगेशन जो कि प्रजनन की एक विधि है उसका विस्तार से वर्णन कीजिए। क्वेश्चन 2, पैरामीशियम में अलैंगिक प्रजनन का वर्णन कीजिए या एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन का वर्णन कीजिए। क्वेश्चन 3, पैरामीशियम में ऑटोगैमी एवं एंडोमिक्सिस का वर्णन कीजिए। ये प्रजनन की विधि है। और क्वेश्चन 4 है, फाइलम प्रोटोजोआ का वर्गीकरण यानी उसका क्लासिफिकेशन, उसके ऑर्डर तक प्रमुख लक्षणों एवं उदाहरण सहित कीजिए। प्रोटोजोआ एवं रोग से एक ही प्रश्न बनता है, वो है प्रोटोजोआ एवं रोग पर निबंध लिखिए या राइट एन एसे ऑन प्रोटोजोआ एंड डिजीज। तीसरा जो टॉपिक है वो है साइकॉन। साइकॉन से जो डिस्क्रिप्टिव टाइप के क्वेश्चन बनते हैं वो इस तरह से हैं। क्वेश्चन 1, साइकॉन की हिस्टोलॉजी का वर्णन कीजिए, अर्थात उसके एक्टोडर्म, एंडोडर्म और मीजेनकाइम में जो सेल्स पाई जाती हैं उनका वर्णन करना है। क्वेश्चन 2, साइकॉन में केनाल सिस्टम की रचना एवं उसके कार्य का वर्णन कीजिए। क्वेश्चन 3, साइकॉन में
अलैंगिक प्रजनन या एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन का वर्णन कीजिए। क्वेश्चन 4, साइकॉन के जीवन चक्र का वर्णन कीजिए। और क्वेश्चन 5 है, फाइलम पोरीफेरा का वर्गीकरण उसके ऑर्डर तक प्रमुख लक्षणों एवं उदाहरण सहित कीजिए। आइए अब हम देखें यूनिट 2 से डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चंस। इसमें सम्मिलित हैं ओबेलिया, फेशुला और अर्थवॉर्म। तो ओबेलिया से जो प्रश्न बनते हैं डिस्क्रिप्टिव प्रकार के वो इस तरह से हैं। क्वेश्चन 1, ओबेलिया कॉलोनी की रचना का विस्तार से वर्णन कीजिए। क्वेश्चन 2, ओबेलिया के जीवन चक्र का वर्णन कीजिए। क्वेश्चन 3, फाइलम सिलेंट्रेटा का वर्गीकरण क्लासिफिकेशन उसके ऑर्डर तक प्रमुख लक्षणों एवं उदाहरण सहित कीजिए। दूसरा है फेशुला। फेशुला से जो प्रश्न बनते हैं वो इस तरह से हैं। क्वेश्चन 1, फेशुला के प्रजनन तंत्र या रिप्रोडक्टिव सिस्टम का विस्तार से वर्णन कीजिए। क्वेश्चन 2, फेशुला के जीवन चक्र का या लाइफ साइकिल का विस्तार से वर्णन कीजिए। क्वेश्चन 3, फेशुला के उत्सर्जी अंग एवं उत्सर्जन विधि का विस्तार से वर्णन कीजिए। क्वेश्चन 4, फेशुला के परजीवी अनुकूलन या पैरासिटिक एडाप्टेशन का वर्णन कीजिए। क्वेश्चन 5, फाइलम प्लेटीहेल्मिन्थिस का वर्गीकरण उसके ऑर्डर तक प्रमुख लक्षणों एवं उदाहरणों सहित कीजिए। तीसरा जो टॉपिक है वो है अर्थवॉर्म या केचुआ। इससे जो निबंधात्मक प्रश्न बनते हैं, डिस्क्रिप्टिव टाइप के प्रश्न बनते हैं वो इस तरह से हैं। क्वेश्चन 1, केचुए के पाचन तंत्र और पोषण विधि अर्थात डाइजेस्टिव सिस्टम और न्यूट्रिशन का वर्णन कीजिए। क्वेश्चन 2, केचुए के उत्सर्जी तंत्र एक्सक्रीटरी सिस्टम तथा उत्सर्जन विधि का वर्णन कीजिए। क्वेश्चन 3, केचुए के प्रजनन तंत्र का या रिप्रोडक्टिव सिस्टम का वर्णन कीजिए। और चौथा प्रश्न है, केचुए के रक्त परिवहन तंत्र या ब्लड वेस्कुलर सिस्टम का सचित्र वर्णन कीजिए। तो इस तरह यूनिट 2 में ये 3 एनिमल हैं, ओबेलिया, फेशुला और अर्थवॉर्म। तो यूनिट 1 एंड 2 परीक्षा की तैयारी हम सेक्शन ए के क्वेश्चन 1 और 2 के अनुसार कैसे करें, और इसी तरह सेक्शन बी के लिए यूनिट 1 और यूनिट 2 से कौन कौन से प्रश्न महत्वपूर्ण हैं उसके बारे पे हमने यहाँ पर मार्गदर्शन लिया है। थैंक यू। परीक्षा पर चर्चा बीएससी सेमेस्टर 3rd जूलॉजी का जो पार्ट 2 है उसमें हम यूनिट 3 और यूनिट 4 के महत्वपूर्ण प्रश्नों के बारे में अध्ययन करेंगे। तो हमारा जो नेक्स्ट अपकमिंग वीडियो है वो बीएससी सेमेस्टर 3rd परीक्षा पर चर्चा पार्ट 2 यूनिट 3 और यूनिट 4 होगा। इस चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही साथ यह सामग्री परीक्षा की तैयारी के दृष्टिकोण से कितनी उपयोगी है इस पर अपने कमेंट जरूर लिखें। Thank you and all the best.